अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, एक अरसे तक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट से जुड़े मसाइल आवाम को परेशान करते रहे हैं। रवायती मैनुअल रिकॉर्ड का निज़ाम बहुत सी पेचीदगियों को जन्म देता आया है। इन्हीं हालात में एक ऐसे इदारे का वजूद अमल में आया जिसने पंजाब में ज़मीनों के रिकॉर्ड के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करके आवाम के लिए शफाफियत और सहूलत के नए दरवाजे खोले। कभी ज़मीनों के कागजात के हसूल के लिए महीनों दफातर के चक्कर लगाना पड़ते थे, मगर आज डिजिटल निज़ाम के तहत इस अमल को ना सिर्फ आसान बनाया गया बल्कि महफूज भी बना दिया गया है। इसी तरह पंजाब में अराजी तनाज़ात, जालसाजी और करप्शन जैसे मसाइल भी एक अरसे से बड़ा चैलेंज रहे हैं। क्या अब करप्शन की शिकायत हैं? क्या अब आवाम को रिलीफ में मुश्किलात हैं? इन्हीं सारे सवालात पे हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तारिक सुबहानी साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जब मैं अंदर आई, एंटर हुई, तो लिखा हुआ था PLRA और साथ लिखा हुआ था शफाफियत, जिद्दत और सहूलत। नो डाउट जो पटवारी रिवायती सिस्टम था, ये इदारे आने के बाद वो ख़त्म हुआ और चीज़ें जिद्दत पे पहुंच गई। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का बुनियादी मकसद क्या है? बेसिकली पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो मकसद है जी, पंजाब के शहरियों को शफाफ और तेज़ फास्ट तरीके से ये सर्विसेज, डिजिटलाइज तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि उनका ये ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो महफूज भी है और उसको फास्ट तरीके से उन तक ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ और इसमें कोई फ्रॉड भी ना हो, ताकि जो पहले रजिस्टर होते थे हमारे जो पटवारी साहिबान के पास, तो वो रजिस्टर में जो भी वो रद्दो बदल करना चाहते थे वो कर सकते थे, वो करते भी थे। या जितने इन्फ्लुएंसर्स लोग होते थे वो इन्फ्लुएंस करते थे और जो गरीबों की ज़मीनें हैं वो मोस्टली जो है वो अपनी ज़मीनों में मर्ज करते थे। ऐसे ही अब हम उस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, ताकि जिसका भी खाता जो होगा वो उसी को हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो हमेशा हम अपना ID कार्ड हमें देगा और वो उसके पास एक्सेस होगा ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन देख सके और उसमें अगर कोई दुरुस्तगी करानी है तो वो दुरुस्तगी भी हम करके देते हैं उनको। इस वक्त जैसे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो अथॉरिटी है कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो फराहम कर रही है? बेसिकली इन सर्विसेज में हमने इंतकालात का अंदराज भी होता है, इंतकाल का फिर फ़र्द भी इश्यूज़ करते हैं। सब काइंड के फ़र्द होते हैं, जैसे फ़र्द हमने प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, सेल करने के लिए फ़र्द की ज़रूरत होती है, वैसे रिकॉर्ड के लिए फ़र्द चाहिए होता है। इन सब चीज़ों के लिए ये सारी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2017 में जो है ये अथॉरिटी बनी और उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत आ गई और एक ऐसा वज़ीर आला इस पूरे बड़े सूबे में जो है वो मुसल्लत कर दिया, जो सारी चीज़ें एक टाइम पे रुक गई थी और ये वहाँ पे माफिया चल रहा था और पैसों की पकड़ धकड़ चल रही थी। तो ये इदारा भी कहीं ना कहीं बहुत सफ़र किया। तो अब हम कह सकते हैं कि हकीकी मायनों में अब काम हो रहा है इस कोई शक नहीं है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, मैं उस वक्त भी मेंबर था, लेकिन ये उनका इनिशिएटिव था। वो चाहते थे कि मैं पटवारी कल्चर से लोगों को निजात दिलाऊं और ये तब उन्होंने ये शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वाकई जैसे आपने कहा है कि 18 में नई गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद वो वज़ीरा सारी चीज़ें स्टॉप हो गई, ऐसे वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे रुक गई, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब हम दोबारा हमने टेकअप किया 24 में, मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम को दोबारा इनिशिएटिव टेकअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो रिफॉर्म्स किए हैं कि जो लोग अभी तक उससे मुस्तफ़ीद भी हैं और उसमें करप्शन में भी कमी आई है और लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है डेली बेसिस पे। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा का जैसे विज़न है कि इस जो तबका है किसी के साथ ज़्यादती ना हो, स्पेशली जो गरीब तबका है उसके साथ, तो बताइएगा कि उनके विज़न को देखते हुए जैसे बाकी बहुत से इदारों में बहुत से नए इनिशिएटिव्स और नए प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में कौन कौन से नए मंसूबे जो हैं वो मुतारिफ करवाएंगे? जैसे मैंने कहा है कि पहले तो फ़र्द का था, वो हमने उनको डिजिटलाइज किया, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी को हम कर सकते हैं। फिर उसके साथ हमने किया है कि अराजी मुआवन बनाए हैं, ताकि लोगों को अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे नहीं जाना चाहेंगे तो वो अराजी मुआवन गली महल्ले में अवेलेबल होंगे। हम इनको फ्रेंचाइजिंग दी है, आउटसोर्स किया है, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और लोगों को सर्विसेज में भी बेहतरी आए। एक तो हमने ये किया, हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड किया
ताकि हाउसिंग सोसाइटी जो लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे और वो बॉन्ड होंगे वो शो करने के लिए कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। वो जितनी प्रॉपर्टी होगी उतनी प्रॉपर्टी की ही वो फाइल और प्लाट को सेल कर सकेंगे, उसको तजावज़ नहीं करेंगे। ये आज तक पहले ऐसे नहीं हुआ था। तो उसके अलावा हम जो नया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो ला रहे हैं आने वाले दिनों में, उसमें यह होगा कि हमारा जो भी हमारा क्लाइंट होगा या एप्लीकेंट होगा, वो जब अपनी कंप्लेंट दर्ज करेगा तो वो साथ साथ मॉनिटरिंग करेगा कि उसकी एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है। वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम उनको साथ साथ गाइड करेगा और पाबंद भी होगा कि विद इन 30 डेज वो अदालत वो जहाँ पे भी उसकी एप्लीकेशन है वो उस पर को फैसला करेंगे। तो इस किस्म के इक़दाम हम उठाने जा रहे हैं जो कि लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। जैसे हमने कहा कि ई स्टाम्पिंग, इसमें बड़ा लोगों के साथ धोखे होते थे। उसमें हमने कहा कि ई स्टाम्प वही बंदा ले सकता है, वो अपना पहले आईडी कार्ड देगा, उसके आईडी कार्ड पे ई स्टाम्प निकलेगा, लेकिन निकलेगा उसी सूरत पे कि उसके नाम के अंडर एक फ़ोन भी रजिस्टर्ड होगा। जो फ़ोन रजिस्टर्ड होगा उसमें वो ओटीपी कार्ड उसका कोड आएगा, जिस तरह से एफबीआर में रजिस्ट्रेशन का तरीका है, वो कोड आएगा, वो कोड यूज़ करेगा तो फिर उसका वो स्टाम्प निकलेगा। फिर उसके अलावा हमने ये किया है कि जो उसके ऊपर जो कंटेंट्स लिखे जाते हैं दैट विल बी सेव्ड। वो बाद में उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकेगा। यूजुअली होता है कि स्टाम्प लिखा है तो बाद में वो कहता है कोई स्याही गिर गई या कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जल गए हैं। अब वो कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं होगा। वो कॉन्टैक्ट्स हमारे पेलरा के हेड ऑफिस में सेव होते हैं। जब उनको ओरिजिनल ऑफिशियल कॉपी चाहिए तो पेलरा विल प्रोवाइड देम। अच्छा, ये जिस तरह से हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अब हमने देखा है कि लाहौर तो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कभी लाहौर के आउट ऑफ लाहौर माना जाता था, वहाँ पे भी सोसाइटीज़ आ गई हैं। और इतना, जिस तरह से आपने भी कहा कि इतना रकबा और ज़मीन नहीं होती जितनी लोगों को फाइल्स के नाम पे बुकिंग करवाई जाती है। तो उन सोसाइटीज़ पे तो चेक एंड बैलेंस रखा गया है, लेकिन क्या तरीक़ाकार साथ बनाया गया है कि अवाम भी अप टू डेट रहें कि इस सोसाइटी में अब इतनी जगह बाकी है और इतनी नहीं है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा जो हाउसिंग सोसाइटी हैं जी, हमने उनको बाउंड किया कि वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे। अब हम उनको उनकी एडवर्टाइज करेंगे कि ये सोसाइटी जो है ना, ये लीगल सोसाइटियाँ हैं। पहली बात तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी रजिस्टर्ड हैं और हमारे साथ भी रजिस्टर्ड होंगी। अगर जो रजिस्टर्ड होंगी उसकी हम जिम्मेदार होंगे कि वो किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा। अगर एक बंदा रजिस्टर्ड भी नहीं है तो हम अपने लोगों को, पाकिस्तानी पंजाब के शहरियों को भी ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड नहीं होती उनके साथ मत कारोबार करें, क्योंकि वो फ्रॉड है। वो लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को वैसे को कागज़ फड़ा दे देते हैं ताकि लोग वो समझते हैं कि ये हमारी फाइल है। वो जब बेचारा पेमेंटें करता रहता है तो जब वो मैच्योर होती है तो पता चलता है कि वहाँ पे तो प्लाट ही कोई नहीं है। तो इसलिए हमने कहा है कि वो सोसाइटीज़, आप पेलरा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कौन सी सोसाइटीज रजिस्टर्ड है हमारे साथ, वो उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो सेफ़ हैं। वहाँ पे वो हमें शो कराएंगे कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि वो उतनी ही फाइल जो है ना वो सेव और आप कोई सोसाइटीज़ को सर्टिफिकेट्स देंगे, जिस तरह से सोसाइटी को लीगल या एनओसी देने के लिए बहुत से इदारों की एनओसीज की दरकार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेशन होती है, जस्ट हदूद में भी वो सोसाइटी होगी, वो सारे एनओसी उनको लेना पड़ेंगे। और आपका भी साथ, हमारा भी साथ होगा। ये कंपलसरी कर दिया कि वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होना उनका कंपलसरी हो गया। और जैसे हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, तो इस हवाले से बताइएगा कि डिजिटलाइजेशन में जो हमारी अथॉरिटी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है? देखें जी, ऑलमोस्ट हम तकरीबन 95% के करीब हम अपने मौजाजात जो है ना वो मुकम्मल डिजिटलाइज कर चुके हैं। तो उससे ये होगा कि हमारा पंजाब का कोई भी शहरी जब भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा, आने वाले दिनों में जो 5% रह गए हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी डिजिटलाइज किया जाए, ताकि लोगों को फ्री एक्सेस होगा और वो अपने मोबाइल पे हमारी जो साइट है उसको डाउनलोड करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो वो उनके पास एक्सेस होगा कि वो मोबाइल पे अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, या उनका फ़र्द निकाल नहीं सकते लेकिन वो किसी भी अराजी मुआवन के पास जाएंगे या अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएंगे तो उनको ये सारी खिदमत वहाँ से सर्विसेज जो है वो मुहैया की जाएंगी। तारिक साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे सूबों से बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे अस्पतालों में आते हैं या यहाँ की बहुत सी सर्विसेज लेने के लिए आते हैं, इसी तरह जैसे डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान और CDA RDA भी आपसे जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये
किस मैकेनिज्म के जी तहत बिल्कुल, काम हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, अगर कोई लेना चाहता है तो हम उसको एमओयू, जैसे मैंने जेबी के साथ हमने एमओयू साइन किया है, हम उनका सारा डाटा जो लेके उनसे तो उनको डिजिटलाइज करके दे रहे हैं, उनके सारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए को करके दे रहे हैं। इसी तरह हमने और भी एक दो अदारे हैं जिनको साथ हमने एमओयू साइन किया है और हम उनका सारा सिस्टम जो है ना वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 इस टाइम पंजाब में। ऐसे किसी सूबे में भी ये चीज़ें नहीं हैं जो आपको देखने में इधर मिलती हैं। और डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस चीज़ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होता है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो तो किसी ना किसी तरह आप तक पहुंच जाते हैं या जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी ज़मीनों का उन्हीं के साथ होता है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है? बैरून मुमालिक जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको किस तरह से सहूलियात फराहम की जा रही है? देखिए ना जी, पहले बात तो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड शुरू कर दी है। उसकी हमने लॉन्चिंग जो है ना वो हमने यूके से की है। लंदन में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब गए थे, तो वो जाके वहाँ पे वो करके आए हैं उसकी ओपनिंग। इसी साथ ये सारी सर्विसेज, जैसे वो अपनी फॉर एग्जांपल को प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। वो क्या करते थे, पावर ऑफ अटर्नी इशू करते थे किसी अजीज़ के नाम या किसी फैमिली मेम्बर्स के नाम। तो वो जब पता चलता था कि वो पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो बंदा फ्रॉड उसके साथ कर गया, तो वो प्रॉपर्टी उसने खुद अपने नाम करवा ली है। इस किस्म के या जब वो आते थे तो उनको पटवारी से मिलना पड़ता था, पटवारी उनको मिलता नहीं था, उसकी छुट्टी खत्म हो जाती थी, उसके पैसे ज़ाया हो जाते थे जितना भी उसका एक्सपेंस हुआ है ट्रैवल के दौरान। तो हमने किया कि हमने अपने पेलरॉक ऑफिस जो है ना वो बाहर बना दिया। पहले फर्स्ट लॉन्चिंग उसकी, जैसे मैंने अर्ज किया है कि यूके में की है, इसी तरह हम अमेरिका में भी करेंगे, यूएई में भी करेंगे। जी, ऑफिस एक काउंटर, जैसे नादरा का काउंटर उधर मौजूद है, वहाँ पे हमारा पेलरॉक का ऑफिस भी उधर काउंटर मौजूद होगा। वो वहाँ पे जाके अपना फ़िलहाल तो फ़र्द भी ले सकते हैं, अपना इंतकाल भी अपना करवा सकते हैं, फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी सेल परचेज भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी तो हमने 2 सर्विसेज वहाँ पे शुरू की हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पे बैठ के अपनी प्रॉपर्टी भी सेल कर सकेंगे और अपनी खरीदो फरोख्त भी कर सकेंगे। ये सबसे बड़ा उन लोगों ओवरसीज़ के लिए जो क्लेम करते थे कि ओवरसीज़ हमारे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बेलाखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने मरियम नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये सर्विसेज जो है ना अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए प्रोवाइड की हैं। और आप ये देखें कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि पहले वो लोग जो डरते थे इन्वेस्ट करने के लिए कि हम क्योंकि वहाँ पे ही रहते हैं तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करें, हमारी ज़मीनों की रखवाली प्रॉपर नहीं होती, वो फिर इन्वेस्टमेंट से भी इजाफा होगा यहाँ पे। मैं कहता हूँ इसके अलावा साथ साथ जो मैनेजमेंट का हमने सिस्टम शुरू आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं, कंप्लेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे आप अपनी कोई भी ओवरसीज़ में भी बैठा है, उसका कोई इशू है तो वो लैंड के रिलेटेड है, तो अगर उसने कंप्लेंट दर्ज कराई है तो हमारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि आने वाले दिनों में जब ये इफेक्टिव हो जाएगी विद इन ए मंथ वो उसके पाबंद होंगे कि उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है और उसका डिसीजन करना है। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि उनका अब सालों साल उनके ये जो केस जो है ना वो पेंडिंग अदालतों में नहीं पड़े रहेंगे। तो वो उनको 1 महीने में वो साथ कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे कि हमारा केस अब किस स्टेटस है, उसका क्या है, किसके पास हमारी फ़ाइल है। तो वो जहाँ पे भी होगा, वो जिस अदारे के पास होगा, खा वो रेवेन्यू के पास हो, खा एडिशनल कमिश्नर्स के पास हो या मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, तो वो सब पाबंद हैं कि विद इन ए मंथ उनके पास जब फाइल आएगी वो उसको पे फैसला। और आई थिंक इससे इन्वेस्टमेंट भी वो ज़्यादा करेंगे पाकिस्तान, यकीनन करेंगे। जब उनकी हाउसिंग सोसाइटी उनको अश्योर करेगी, गवर्नमेंट पंजाब उनको अश्योर करेगी कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये सेफ़ हैं, अगर वो आपसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ होगी, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं होगा, वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपनी लैंड हमें शो की हुई है कि कितनी लैंड उनके पास अवेलेबल है, हमने चेक की हुई है। तारिक साहब, जिस तरह से अभी हम बात करें कि ओवरसीज़ की कंप्लेंट्स का इजाला करने के लिए 1 मंथ का एक नोटिस है, टाइम है कि जी इस टेन्योर में हमने कंप्लेंट को सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम अपनी लोकल कम्युनिटी की बात करें, पंजाब के अवाम की बात करें, तो उनकी शिकायत का इजाला कैसे किया जाता है और क्या मैकेनिज़्म होता है? जैसे अभी जो शहरी देख रहे हैं पंजाब के, अगर वो अपनी कोई कंप्लेंट करवाना चाहते हैं दर्ज, तो क्या मैकेनिज़्म? ये बेसिकली कंप्लेंट सिर्फ ओवरसीज़ के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के
शहरियों के लिए भी है, पंजाब के शहरियों के लिए भी है, वो भी इस पे अपनी कंप्लेंट फॉलो अप कर सकते हैं, अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैडम ने अभी 90 डेज़ का जो ऑर्डिनेंस पास करवाया था, उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया था और उस पर बड़ा अच्छा काम हुआ था। ऑलमोस्ट ओवर 1000 जो एप्लीकेंट हैं उनके केस रिजॉल्व हुए हैं और उनको रिलीव मिला है, उनके कब्जे वापस हुए हैं। तो वो मैडम ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उस पर थोड़ा सा एक्शन लिया, तो वो अभी अमेंडमेंट उसमें कर रहे हैं। तो जब वो भी फॉलो हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे ये कब्ज़ा माफिया जो है, लैंड माफिया है, ये बिल्कुल किसी की प्रॉपर्टी पे कोई देख भी नहीं सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कब्जा माफिया या लैंड माफिया की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है ऐसी ज़मीनों को कब्जे से छुड़वाने के लिए, और कब्जा माफिया बेसिकली लैंड हम हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि हमने वेरीफाई करना है कि ये बंदा राइट पे है, ये प्रॉपर्टी कहाँ किसके नाम पे बिलोंग करती है, हम ये तस्दीक कर सकते हैं। वो बाकी पुलिस का काम है, रेवेन्यू अदालत हमारी जुडिशरी या रेवेन्यू है, उन्होंने फैसला करना है। तो उन्होंने वो लेकिन डेफिनेटली जब आपकी तरफ से निशानदेही का प्रोसेस हमारी निशानदेही बिल्कुल होगी। और उसके अलावा मैडम ने पैरा फोर्स बनाई है, वो डायरेक्टली कमांड करती है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ। वो जो भी अदालत के ऑर्डर होंगे वो उसको पाबंद होंगे कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। इसके साथ साथ एराज़ी मुआवन प्रोग्राम क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे, और नौजवानों के रोजगार में इसका क्या किरदार है। हम ऑलमोस्ट अभी तक जब से ये शुरू हुआ है पिछले 3 माह से, तो हम 3000 के करीब अराजी मुआवन बना चुके हैं। तो ये रोज़गार मुहैया किया गया है नौजवानों को जो अपने इंडिपेंडेंट वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, किया भी है। 3000 दे आर वन ऑफ देम। तो वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस बनाए हैं और ये सेम सहूलियात जो है ना वो पंजाब के लोगों है को क्या प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बेसिकली ये हमने फ्रेंचाइजिंग की है, सेम हमारा सिस्टम हमने उनके साथ लिंक किया है। ठीक है। तो उनको कहा है कि अगर कोई बंदा राजी मुआवन के हमारे राजी रिकॉर्ड सेंटर पे नहीं जाना चाह रहा, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने गली मोहल्ले में अपने राजी मुआवन के पास चला जाए, वो यही फर्द अपना निकलवा सकता है, अपने इंतकाल का अंदराज करवा सकता है। ये चीज़ें वो वहाँ पे राजी मुआवन के पास जाके करवा सकता है। वो प्राइवेट उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कि कोई अगर बहुत दूर सेंटर है तो उसको जाना मुश्किल है, उसको वहाँ पे उसको छुट्टी करनी पड़ेगी अपना जॉब से। उसके पास है कि वो अपने सर्च करके अपने राजी मुआवन जो उसके आसपास है वहाँ चले जाए, पटवारी के पास चला जाए, पटवारी भी कर देगा। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव है सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज तो इसकी ख्वातीन होंगी, तो ख्वातीन की जायदाद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कौन कौन से इक़दामात कर रही है? देखिए जी, ख़वातीन के हकूक़ के लिए तो जो विरासत उनको मिलती है, हमारा शरई जो हक है, वो हमने उनको कहा है कि ये भी एक हमारा इनिशिएटिव है कि हमने उसमें फ़ीस भी वेव कर दी है। हम सिर्फ अपने पंजाब के शहरियों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं। हम शर्म व हया में पड़े रहते हैं तो तकसीम नहीं कराते। जो विरासत की तकसीम है हमारी, जो हमें विरासत में मिलती है अपने बाप से जब, तो वो बाप की मौजूदगी में अगर लोग लेना कर रहे हैं तो मेरा ख्याल बेहतर है। नहीं, अगर वालिद दुनिया से चला गया है तो मैं उन अपने पंजाब के शहरियों को, भाइयों को, बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एप्लीकेशन दे के तो अपनी विरासत की तकसीम करें। जो उनका शरई हक है वो उनको ज़रूर मिलेगा। तो अच्छा, उसके लिए भी फ़ीस भी हमने ख़त्म कर दिया और इंतज़ामिया को भी हमने कहा है कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे तकसीम करेंगे। वो आजकल बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े ही इन्हीं बातों पर हो रहे हैं। तो बहन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, भाई कह रहा है मैंने फ्रंट से लेना है, दूसरा भाई कह रहा है मैंने इधर से लेना है। तो वो जब विरासत वो एप्लीकेशन देंगे तो ये उनका राइट है, ये हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनका राइट है। लेकिन वो उसकी फ़ीस वेव कर दी है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, ताकि लोग ये प्रोसेस में शामिल हों और वो विरासत अपनी तकसीम करवाएं। इसी तरह ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की अफादियत के हवाले से बात करेंगे, इस हवाले से बताइएगा। ये बेसिकली हमारा बड़ा इनिशिएटिव है मैडम का और हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इससे भी हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, अदालतों के केस ख़त्म हो गए और गवर्नमेंट पंजाब और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो इसको अश्योर करेगी और इसकी गारंटी देगी कि ये प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है, इस पर किसी किस्म का कोई लिटिगेशन नहीं है। क्योंकि उसको हमने अपने जो हमारा पल्स प्रोजेक्ट है उसके तहत हमने इसको ऑल एंगल से उसकी रिपोर्टिंग की होती है। फिर एक सोर्स नहीं है, दो सोर्स से हमने री-वेरीफाई किया होता है कि इसमें किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई केस अदालत में तो नहीं है। तो सब एंगल से जब ये चेक हो जाती है तो फिर हम उसको ग्रीन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ग्रीन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बैंक में देंगे तो बैंक उसको दोबारा री-वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट पंजाब खड़ी है, उसके पीछे हमारा डिपार्टमेंट खड़ा है पहला। हम अश्योर कर रहे हैं कि हमने इसको ऑल
एंगल से ये चेक कर लिया है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, इस पर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बंदे के पास कैश है, जब मर्जी वो इसको सेल करना चाहे, जो बायर भी होगा वो भी उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, वो कोई आगे पीछे किसी से वेरीफाई नहीं करेगा, उसके पास अगर ग्रीन सर्टिफिकेट है तो वो उसकी प्रॉपर्टी वो सेल करने में उसको आसानी होगी। और आप ये देखें कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही प्रॉपर्टी या एक ही प्लाजा जो है वो 4-4, 3-3 लोगों को पहले टाइम में जो है वो सेल किया जाता था, और स्पेशली ऐसे फ्रॉड ओवरसीज के साथ फिर वही बात है बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता था। तो ये ओवरसीज भी इसमें ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि वो तो बेचारे बाहर बैठे हैं, वो तो रोज़मर्रा आके ये काम नहीं कर सकते, उनको तो नहीं पता, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आके चेक करेंगे ये पहले डॉक्यूमेंट्स किसी ने प्रॉपर्टी सेल हुई है कि नहीं। हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, अनलेस हमारे सिस्टम में अगर वो चेक करे तो वो सिस्टम हमारा शो कर देगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ किसको बिलोंग करती है। लेकिन हमारे लोग वो सिस्टम को जाने की बजाय, डिपार्टमेंट के पास जाने की बजाय ट्रस्ट पे होता है कि वो ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो उस पर स्टाम्प पे देख के तो उसको प्रॉपर्टी जो ना वो परचेज कर लेते हैं। जब उनको पता चलता है ये तो प्रॉपर्टी पहले 2 दफ़ा ऑलरेडी बिक चुकी है, लेकिन अब वो अगर किसी बंदे के पास ग्रीन सर्टिफिकेट होगा तो उसको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, खा वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है या पंजाब का, पाकिस्तान का कोई भी इन्वेस्टर है, तो अगर उसने देखा है कि ये ग्रीन सर्टिफिकेट इसके पास है, दैट मीन उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इससे जो है जो सेल कर रहा है उसके लिए भी ये एक वर्थ ज्यादा हो जाती है ना कि भाई मेरे पास ग्रीन सर्टिफिकेट है। एब्सोल्युटली, वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे कैश समझ रहा है कि वो जब चाहे बेचना को उसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी किस्म का कोई फड्डा इसमें डल जाए होगा आने वाले दिनों में। वो अश्योरिटी है, गवर्नमेंट पंजाब उसको श्योर कर रही है कि अगर खुदा न खास्ता इसमें कल को कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो गवर्नमेंट पंजाब उस पे के पीछे खड़ी है। वो लेकिन ताहिर साहब जैसे अभी जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, अगर कोई ग्रीन सर्टिफिकेट लेना चाहे तो इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से अप्लाई बड़ा किया सिंपल जाता है मैडम, वो तो बस आपने एप्लीकेशन देनी है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ग्रीन सर्टिफिकेट। आपके यहाँ पे ऑफिस में ही इधर नहीं, वो हमारे एसी असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे तो वहाँ पे हमारा सारा प्रोजेक्ट जो टीम ऑफ एक्टिव है वो उस पर वर्क करना शुरू कर देगी। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाजरीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की कि ये अथॉरिटी पंजाब में किस तरह से काम कर रही है। अच्छा तारिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स जो हैं इनका क़याम का तसव्वुर कैसे जो है वो सामने आया और फिर ये किस तरह से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो ग्रीन सर्टिफिकेट है वो अगर किसी को मिल जाए तो जो बायर है उसके लिए भी इजी हो जाता है कि उसको वो कह सकता है कि जी ये मैं जो ले रहा हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ, इसमें कोई घपला नहीं है, और जो सेलर है उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मेरी ज़मीन सही है और कोई भी ओपनली ले सकता है। तो बताइएगा कि जो ARC सेंटर्स हैं इनका क़याम किस तरह से तस्वुर में आया और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना पहले कि ये जी मियां शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके ज़हन में ये ऑलवेज़ था कि मैंने पटवारी कल्चर से ये निजात दिलानी है, क्योंकि वो अपने बैग और वो जो रजिस्टर उठाए फिरते थे हर जगह, फिर तो वो चाहते थे कि ये सिर्फ फिंगर टिप्स पे सारा कुछ हो, लोगों की प्रॉपर्टी महफूज हो, उनका डाटा महफूज हो, ताकि लोगों को लिए आसानी, एक प्रॉपर ऑफिस हो जहाँ पे लोग जाएं जाके। पटवारी है कभी वो कहता फील्ड में काम कर रहा है, वो मिलता नहीं है लोगों को, उनको फ़र्द आज चाहिए, वो बेचारे हफ्ता हफ्ता पटवारी के पीछे पड़ रहे हैं, पटवारी साहब मिल नहीं रहे, पटवारी साहब और ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो ये ज़हन उस वक्त आया कि इसको बेहतर है कि हमने ये जो अथॉरिटी बनाई है इसके नीचे तहसील लेवल पर ये ऑफिस बनाए जाएँ अराजी रिकॉर्ड सेंटर के नाम से, और दही मरकज़ भी बनाए जाएं ताकि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। तो जब ये राजी रिकॉर्ड सेंटर बने वहाँ पे फिर नए ऑफिसर्स अपॉइंट हुए और सारा सिस्टम फिर इनको डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया। डाटा सारा हमारे पटवारी साहिबान के पास होता था, उनसे फिर वो डाटा लेके फिर कंप्यूटर पर सारा उनको फीड किया। तो अब ये सारी सर्विसेज जो है ना हमारा राजी रिकॉर्ड सेंटर दे रहा है और हमारे राजी मुआवन दे रहे हैं। तो वो जो आप बात कर रही थी ग्रीन सर्टिफिकेट की, ग्रीन सर्टिफिकेट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाके तो हमारे डिपार्टमेंट को वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने ग्रीन सर्टिफिकेट लेने के। तो वो ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए फिर वो हमारी जो पल्स की टीम है वो उसको साथ ऑन बोर्ड करते हैं। वो फिर जाके मौके पे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी मलकियत किसकी है और इस पर काबिज़ कौन है। बाज़ होता है कि मलकियत डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास है लेकिन कब्ज़ा किसी और के पास है, तो वो
ग्रीन सर्टिफिकेट तो हम उसको बंदे को इशू नहीं कर सकते, वो तो उसी को करेंगे कि जिसके नाम का होगा। लेकिन वो मालिक को और बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं पिछले 10 साल से बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल वो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना लीज पे दे देते हैं, तो वो लीज वाला जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो मालिक बन के बैठ जाता है। वो प्रॉपर्टी देता नहीं है, मलकियत तो उसकी नहीं है, मलकियत तो कागजों में या कंप्यूटर सिस्टम में शो हो रही है कि ये तारक की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कोई और उधर बैठा हुआ है, कब्जा उसके पास है। तो जो बंदा ग्रीन सर्टिफिकेट ले रहा है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो वो हमारी पल्स की टीम जो आके वो उसको सारा वेरीफाई करती है, फिर वो रिपोर्टिंग करती है। उसके बाद अगर वो सारी चीज़ें सेम ऑन पेज पे हों तो फिर उसका ग्रीन सर्टिफिकेट इशू होता है, उस पर उसकी तस्वीर लगती है, बार कोड लगता है, तो फिर उसको ये ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मोबाइल सबके पास होता है और उस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होती है। जैसे अभी बाज़ार के हवाले से कोई शॉपिंग करनी हो तो वो भी सीएम साहिबा ने जो है वो भी ऐप लॉन्च कर दी है कि आप सस्ती शॉपिंग भी घर बैठे कर सकते हैं। तो क्या इस अथॉरिटी की ऐप्स वगैरह भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए लोग चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है punjabzamin.gov.pk, उस पर अगर आप जाएंगे हम नीचे आपको दे देंगे ताकि आप ये स्लाइड भी चला दें लोगों को ये अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग इसको एक्सेस है, लोग इस पे जाएं और देखें। तो वो काफ़ी सारे उनके सवालों के जवाब जो है ना वो उनको वहाँ से मिल जाएंगे। और अब ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि आप अपना ID कार्ड डालेंगे तो आपको अपना फ़र्द और अपना सारा डाटा देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी आपके नाम कितनी है और किस किस जगह पे है। जैसे कई बच्चे जो आजकल हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके बाप के पास कितनी ज़मीन है, तो वो कल को खुदा न खास्ता बाप को कुछ हो जाता है तो वो उनके पास अगर ID कार्ड है तो वो देख सकते हैं कि हमारे बाप के पास ये प्रॉपर्टी हमारी है, ताकि वो कल को उसके वारिस हैं तो उनको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं, तो वो उस पर यूज़ कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर हम बात कहें देही इलाकों की, जिस तरह से अभी आप भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे तारिक साहब लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम होता है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि डिजिटल सिस्टम क्या है, मोबाइल ऐप्स क्या हैं, ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से है। तो वहाँ पर किस तरह से जो है आपकी अथॉरिटी काम कर रही है और किस तरह से देही जो अवाम है, जो शहरी हैं, उनके लिए कैसे आसानी जो है वो पैदा की जा रही है? जैसे मैंने पहले कहा ना, अराजी मुआवन ये भी उनमें से एक कड़ी है कि अराजी मुआवन उनको गाइड भी करते हैं और उनको उनके डोर स्टेप पे ये सर्विसेज भी मुहैया करते हैं। वो गली मोहल्लों में अपनी शॉप्स खोल लेंगे, उनको अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनके बायोमेट्रिक भी होंगे और वहाँ पे भी उनके सारी ये सर्विस जो है ना वो मिलना मुहैया हो जाएंगी। तो ये उन लोगों के लिए, फिर हमारे पटवारीज अभी स्टिल काम कर रहे हैं, वो उन लोगों वो यूज टू हैं उन लोगों के साथ, वो उनको कॉल करते हैं, वो जाके आजकल हमने उनको अपने सिस्टम के साथ लिंक कर दिया हुआ है, पटवारीज को भी। वो भी जाएंगे तो वो साथ अपना लैपटॉप लेके जाएंगे, वो लैपटॉप पे ही सारा सिस्टम करेंगे, तो वो उनका बायोमेट्रिक लेंगे और उनको सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड अच्छा तारिक साहब, अगर शहर के हवाले से शहरी लोगों की बात की जाए तो वो पटवारी सिस्टम्स पे उस तरह से यकीन नहीं करते, वो गवर्नमेंट पे, इस तरह के डिजिटल सिस्टम पे यकीन करते हैं। लेकिन अगर हम देही इलाकों की बात करें तो क्योंकि वो पटवारी उनके अंदर के लोग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो जो यकीन है वो उस पर करते हैं कि जी आप बताएं कि इसको हमने ज़मीन को किस तरह करना है। तो डेफिनेटली वहाँ पे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता होगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो पटवारियों के साथ वो यूज टू हैं, ये उनके लिए डिजिटलाइजेशन एक नई चीज़ है। लेकिन जो जो अब नया दौर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को सब चीज़ों की अवेयरनेस है, तो वो आस्ता आस्ता ये चीज़ें जब बड़ी तेज़ी की तरफ रुझान बढ़ रहा है कि लोग भी डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं और इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि पटवारी की डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बेचारों को प्रॉपर्टी सेल करनी है, उनको फर्द चाहिए और वो पटवारी मिल नहीं रहा, तो वो कैसे प्रॉपर्टी अपनी सेल करेंगे। लेकिन ये एक ऑफिस मौजूद है, 9 to 5 आप जाएंगे, वहाँ पे डिपार्टमेंट बैठा है, वो आपको आपका फ़र्द जारी कर देगा सेल के लिए, प्रॉपर कंप्यूटराइज। और उसके अगर वो वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते तो वो हमारे राजी मुआवन बैठे हैं, उनके पास चले जाएं, तो वो भी उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने मोबाइल ऐप पे चले जाएँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना आस्ता आस्ता लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लोग उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम अथॉरिटी की आमदन, फीसों के तयन और माली शफाफियत को की अगर बात करें तो किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए भी, अथॉरिटी के लिए भी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे जो फीसेस हैं वो हमारी गवर्नमेंट पंजाब की रिकमेंडेड हैं और उसमें FBR की भी फीसेस होती हैं, तो वही वो फीसें जो हैं वो चार्ज करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर वही आ जाता है कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं, वो फीसें जो है ना खुद बैंक पे उन लोगों को जाके जमा करानी चाहिए। हमारे पास इश्यूज आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं तो वो फीस किसी स्टाफ बंदे ने ले ली है या वसीका नवीस ने ले लिया, तो उसने फीस आगे जमा ही नहीं कराई, तो वो बेचारा रो रहा है कि मैंने तो दे दी है,
इस किस्म की कंप्लेंट्स हैं। लोगों को चाहिए कि ये जिम्मेदारी जो है वो खुद अंजाम दें, अपनी फ़ीस खुद बैंक जाके, वो बैंक भी उधर मौजूद है हमारे राजी रिकॉर्ड सेंटर पे। अब तो मोबाइल ऐप के जरिए आप देखें ना, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट्स ऐप से कर सकते हैं, बहुत सारी और ऑप्शन फिर है। अगर तो किसी के पास मोबाइल ऐप्स नहीं है तो जैज़ कैश में भी जैज़ कैश में भी हो सहूलत सकता है। मौजूद फिर हमने हर राजी रिकॉर्ड सेंटर में बैंक ऑफ पंजाब का काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो वहाँ पे ही फीस जमा करा सकते हैं। लेकिन फिर वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो लोग उधर बैठे होते हैं, माफिया, वो उनसे पैसे ले लेते हैं, वो कहते हैं जी हम करवा देंगे, वो करवाते नहीं हैं, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके खुद जाके बैंक पैसे जमा करवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अथॉरिटी के अमले की तरबियत और एहतसाब और कारकर्दगी के जायजे को किस तरह से तरतीब दिया जा रहा है? हमारे जी इधर पूरा एक सिस्टम है, अथॉरिटी है, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। हमने वीडियो लिंक अपना वीडियोस के ज़रिए मॉनिटरिंग होती है। फिर हमने अभी रिसेंटली ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं जो हमारे राजी रिकॉर्ड सेंटर पे थे, एज ए काम कर रहे थे, उनको हमने मौका दिया ताकि वो प्रमोशन पे एग्ज़ाम में अपीयर हों। वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो वो डिप्टी डायरेक्टर, हमने उनकी नई पोस्टिंग अपॉइंट की हैं ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनको मॉनिटर करेंगे। और उसके अलावा फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर और ADCR और AC साहिबान उधर बैठे होते हैं। तो काफ़ी सख्त मॉनिटरिंग है इनकी। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आती है तो उसकी इंक्वायरी होती है, फिर बंदों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है अगर वो साबित हो जाए कि वाकई इन्होंने ये गफलत की है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हुकूमत पंजाब के दीगर महकमे हैं, रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन और टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, उनके साथ किस तरह से लाइजॉन रहता है, डेटा एक्सचेंज का किस तरह से काम करता है? नहीं, हम तो FBR के साथ भी लिंक हैं, हम रेवेन्यू बोर्ड के साथ भी लिंक हैं, हमारे लोकल भी टैक्सेस होते हैं, तो वो सारे वो एक ही चलान होता है, वहाँ पे फ़ीसें सारी जमा होती हैं। तो वो जो FBR की होती हैं वो फ़ीसें हम FBR के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट पंजाब की होती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वो उनको चले जाती हैं। जो हमारे अखराजात होते हैं वो हमारा डिपार्टमेंट ले लेता है। अच्छा, क्या ये ही निज़ाम जो है, ये निज़ाम ज़रई इस्लाहात और ज़रई कर्ज़ों और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी मुआविन साबित होता है? हो रहा है जी। जैसे मैंने पहले पता नहीं आप अर्ज़ किया है कि जैसे अभी मैडम मरियम नवाज शरीफ ने ज़मींदारों के लिए ट्रैक्टर, वो आप प्रोग्राम के पहले मुझे बता रहे थे कि ये अभी हमने रिसेंटली हमने किया है, रमज़ान पैकेज किया है। हमें, मैं 13 से 18 भी मेंबर था, मेरे वालिदैन भी मेंबर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमने देखा है कि जो पहले प्रैक्टिस होती थी कि राशन जब हम तकसीम करते थे तो वो आटे का थोड़ा बैग दे रहे हैं सर, वो चावल दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, लेकिन वो गर्मी की शिद्दत में लोग लाइनों में लग के वो तजलील हो रही थी उनकी, तो वो बेचारे, फिर क्वालिटी भी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो मैं सलूट करता हूँ मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा को, तो उन्होंने लास्ट ईयर जब वो गवर्नमेंट में आई हैं तो उन्होंने सारा डाटा उन लोगों का यूनियन काउंसिल लेवल पे सेक्रेटरी एडिशनल टीम अपनी हायर करके वो डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करके फिर उन्होंने पेलरा से रीवेरीफाई किया कि क्या ये लोग हकदार हैं, इनके नाम कोई ज़मीन तो नहीं बोल रही, कोई ये ना हो कि ये लोग इधर भी क्लेम कर रहे हैं और इनके पास कोई ज़मीन भी हो। तो वो जब सारा कुछ चेक हो गया तो हमने कहा जी ये लोग जो नीट एंड क्लीन है ये हकदार हैं रमज़ान पैकेज के। तो मैडम ने क्या किया कि कुछ राशन नहीं उनको दिया, उनको 10-10 हज़ार रुपये के चेक बनवा के तो उनके घरों में तकसीम किए हैं। अब जिस औरत को या फैमिली को जिनको चेक मिला है, उनके साथ वाले दरवाज़ा जो है उनको भी नहीं पता कि इन्होंने अप्लाई किया है या इनको मिला है कि नहीं मिला। उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूर नहीं हुई, तजलील भी नहीं हुई, और उनको घर बैठे 10,000 रुपया रमज़ान में गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, जो कि वो डिज़र्विंग है, वो हकदार हैं, वो गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, वो उनके अपने पैसे हैं। लेकिन ये सिर्फ लीडरशिप की बात है कि लीडरशिप ओन कर रही है कि ये इनके पैसे हैं, इनको वापस दें ताकि ये इनके काम आ सकें। और इसी तो ये बहुत, इसी तरह मैं जिम्मेदारों की बात कर रहा था। अभी रिसेंटली जो फ्लड में जो नुकसान हुए हैं तो वो भी उन्होंने डाटा हमारे साथ शेयर किया, तो हमने उनको वेरीफाई किया कि ये लोग जो है ना जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा इतना लॉस हुआ है, उनके पास तो इतनी ज़मीन ही नहीं है। तो जिनके पास ज़मीन है उनको हमने वेरीफाई किया, तो वो उस डाटा के बेस पे मैडम ने उनको, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, ज़राअत ने अपना उन लोगों को माली मुआवनत दी, उनके जो नुकसान हुए उनके वो नुकसानात का अजाला किया। तो मैं समझ कि ये चीज़ें बहुत, ट्रैक्टर तकसीम है, वो 10 लाख रुपये उनको सब्सिडी मिल रही है। तो वो अगर उन्होंने पता किया तो बहुत बड़ी अमाउंट है जी। फिर वो भी हमारे ज़मींदार भाई हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तो उनको 10 लाख रुपया उनको मैडम ने सब्सिडी दी है, और वो वेरीफाई हुआ है हमारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारे पास डाटा है कि ये ज़मींदार जो बंदा है इसे अप्लाई कर रहा है, ये इसके पास इतनी ज़मीन ही नहीं है, तो ये ट्रैक्टर कैसे ले सकता है, और वो किसी दूसरे का भी हक जो है, दूसरे का भी वो हक मारेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट पेलरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, गवर्नमेंट इससे डाटा ले रही है। जैसे JB वाले हमारे पास आए हैं,
वो दुबई वाले हमारे पास आए हैं, वो देख के परेशान हो गए हैं कि पेल्रा इतना अच्छा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जैसे ज़राई ज़मीनों के हवाले से हम बात करें तो ज़राई ज़मीनों की हदबंदी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और तस्दीक के लिए किस तरह से नहीं, वो भी हमारे उधर इस्लाहात राजी जारी रिकॉर्ड किए जा सेंटर पर टीम बैठी हुई है, वो दुरुस्तगी कर रही है। पटवारी साहबानों को हम बैठाते हैं, साथ बैठा के उसकी दुरुस्तगी कर रहे हैं। ये सारी सर्विसेज वन विंडो ऑपरेशन है, उधर ही सारा कुछ हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसको वन विंडो ऑपरेशन की तरफ भी लेके जा रहे हैं। उसका हमने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है ताकि लोग जब आएंगे तो वो एक ही जगह पे, जैसे नादरा के ऑफिस में जाते हैं तो एक ही काउंटर पे आप जाएंगे तो बैठ के तो आपकी सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे मुहैया की तो जाएंगी। क्या हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये सिस्टम प्रॉपर जो है वो मुकम्मल ई रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएगा या मुकम्मल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है? एब्सोल्युटली, हम ऑलरेडी जा चुके हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा हमारा बकिया रह गया, जो सिस्टम हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। जब ही वो मुकम्मल होगा तो बाय द एंड ऑफ 26 हम इसको इंशाल्लाह ताला 100% डिजिटलाइज होंगे। इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि सूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिस तरह से बहुत से काम हो रहे हैं, तो आपकी अथॉरिटी भी इस हवाले से प्रोजेक्ट्स कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। ये जो हमने राजी मावन बनाए हैं या ये जो हम ये कर रहे हैं सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहाफ पे कर रहे हैं हम लोग। तारिक साहब, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि जब आप आए थे तो 2017 में ये बना और 1 साल के बाद हुकूमत चेंज हो गई। प्रॉपर जो काम है वो डेफिनेटली अब इस हुकूमत के आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि पिछले 5 साल तो समझे वेस्ट ही गए, क्योंकि उस तरह से पंजाब में कोई काम ही नहीं हुआ नहीं। कोई काम तो नहीं हुआ। कितना चैलेंजिंग रहा, और सबसे पहले जो इनिशिएटिव्स आपने लिए कि ये तब्दीलियां करनी है वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को देखते हुए, वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी जो आपने की? मैं समझता हूँ कि मैं अगेन कहता हूँ ये सारा क्रेडिट गोज़ टू सुपर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा। उनका ये विजन था, वो चाहते थे कि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। जैसे मैंने कहा कि हमने राजी मावन बनाए हैं, हमने ये ई स्टाम्प फरोशी का जो काम है उसमें बेहतरी लाए हैं लोगों को, ताकि फिर हाउसिंग सोसाइटी को हमने रजिस्टर्ड किया है। फिर हमने लोगों को अपने इंतकालात वगैरह करवाने के लिए सिर्फ ओनली साहब रजिस्ट्रार करता था, तो हमने उसमें अमेंडमेंट की है, उसमें बेहतरी लाए हैं। हमने तहसीलदार को पावर दी है, नायब तहसीलदार को पावर दी है। उससे क्या होगा कि करप्शन में भी कमी आएगी और उसके अलावा सर्विसेज भी फास्ट होंगी। अगर रजिस्ट्रार वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो तहसीलदार के पास जा के अपना इंतकाल और रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर तहसीलदार भी अवेलेबल नहीं है तो वो नायब तहसीलदार के पास जाके करवा सकते हैं अपनी तहसील में। और उसके साथ साथ फिर हमने ये किया कि पहले क्या होता था कि हमारे पास लोग आते हैं, वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, सियासी लोग हैं, लोग आते थे कि वो उनकी रजिस्ट्री हुई है, उनका इंतकाल अभी तक नहीं हुआ, 4-4 साल 6-6 साल पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमने उसको पाबंद किया है, उस रजिस्ट्रार को या तहसीलदार को जो भी रजिस्ट्री करेगा वो उसी डेट में उसको इंतकाल भी उसका चढ़ेगा, ताकि उनको ये दोबारा ज़हमत ना करनी पड़े। एक ट्रिप में उसके सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये इस्लाहात किए हमने, और उसके अलावा हम इसको 100% डिजिटलाइज कर रहे हैं और लोग बड़े मुतमन हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को महफूज किया जाए और अच्छे तरीके से उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। तारिक सुबहानी साहब, आपका जो ताल्लुक़ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका, और हमने देखा है कि स्पेशली सियालकोट में बहुत पॉपुलैरिटी है आपकी फैमिली की, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदा होता है जब तक वो काम ना करे उसकी पॉपुलैरिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये भी एक अहम इदारा है, एक अहम अथॉरिटी है। फिर इधर भी आप एज अ चेयरमैन जो है वो काम सरअंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अपने हल्के को पैरेलल किस तरह से मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जी पब्लिक, क्योंकि हम उन्हीं की बदौलत इधर बैठे हैं। और अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने हल्के के लोगों को भी देखना पड़ता है। तो मैं रूटीन मेरी ये है कि मैं फ्राइडे को अपने हल्के में चला जाता हूँ, मंडे तक हम उधर रहते हैं, उनको जो भी तकलीफ़ दुख उनके साथ होते हैं और अपने डेरे पे बैठते हैं, लोगों की खुशियों गमियों में जाते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। देहातों में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो देखते हैं, उनको चेक करते हैं कि वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से है। मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अख्तर वरियो मरहूम तो वो मियाँ नवाज शरीफ के साथी थे, तो तब से हम मुस्लिम लीग में चल रहे हैं। मेरे चचा थे अब्दुल सत्तार साहब, वो भी MNA भी रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। मेरे बड़े भाई थे खुश अख्तर सुबहानी, वो भी सूबाई मेंबर भी रहे हैं, सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी मौजूदा मेरे कज़न हैं, भाई हैं चौधरी अरमगान सुबहानी, वो भी मिनिस्टर हैं। तो हमारी सारी फैमिली पिछले 30-40 साल से हम इसी काम लगे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम मशकूर हैं सियालकोट के लोगों के
क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो अवाम एक बार आपको लेके आएंगे, बार बार तो इलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया और बार बार डिलीवर किया और कुछ लोगों को साबित किया है कि हम उनके मुलाजम हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं और उनकी राइट चॉइस हैं। और लैंड रिकॉर्ड के हवाले से स्पेशली, क्योंकि आपके जो हल्के के अवाम है उनको भी फिर फायदा होता होगा कि अपना एमपी अगर बैठा है इतने बड़ी सीट पे, तो उनके बहुत से मसाइल हल होते होंगे जब आप कोई शक जाते नहीं, हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आगे दोबारा कह रहा हूँ कि जो मैडम ने हमें सौंपी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा जाए और सब क्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर ये सारी सर्विसेज। तो यकीनन मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, तो सियालकोट के लोगों की ज़रा मुझसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, तो मसाइल भी वहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे ओवरसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। सियालकोट में, गुजरात में, नेबरिंग में, मेरे डिवीज़न में, तो लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इधर बैठ के लोगों को फैसिलिटेट करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड किया है। हमारे सबसे ज़्यादा जो क्लेम करते थे ओवरसीज़ को, हमारी महालफीन, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो हमने वो काम करके दिखाया है कि वहाँ पे यूके एम्बेसी में या किसी भी फॉरेन ऑफिस में जाके वो अपनी ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, उनको पाकिस्तान आना नहीं पड़ेगा। बेशक बेचारे पहले क्या होते थे कि कोई लोग वहाँ पे लीगल अभी सेटल ही नहीं हुए, उनके डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं बनी, अगर वो आएंगे तो वो वापस नहीं जा सकते, तो वो फ्रॉड से बच गए हैं। अब उनको वो पावर ऑफ अटर्नी नहीं बनवानी पड़ेगी, वो सारा कुछ उधर बैठ के लाइव अपना प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल परचेज कर सकते हैं। प्रोग्राम के एंड पे तारिक सुबहानी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली एज अ चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, जो अवाम इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं असल पंजाब की आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपनी ज़िम्मेदारी भी साथ साथ निभाएं। डिपार्टमेंट में जाएं, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें, वहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है, आप फ़ोन उठाएं, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करें जो आपसे डिमांड कर रहा है, और उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पूरी करें, और विरासत जो तकसीम है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, तो क्योंकि यही हमारे लड़ाई झगड़ों की फसाद है। अगर आप विरासत तकसीम कर लेंगे तो आप उन झगड़ों से बच जाएंगे। बाकी मरीम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर आपके साथ है, डिपार्टमेंट आपके साथ है, हम हाज़िर हैं पंजाब की खिदमत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जो भी अवाम इस वक्त हमें देख रहे हैं, पंजाब से लैंड रिकॉर्ड से रेलिवेंट जो भी अगर कंप्लेन होती है तो आप पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से रब्ता कर सकते हैं। और जिस तरह से पुराना रवायती जो पटवारी सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया है और सीएम के विजन को देखते हुए अब काम सारा डिजिटलाइज हो गया है, तो अगर जिस तरह सुबहानी साहब ने भी कहा कि कोई भी रिश्वत की डिमांड करता है तो फौरी जो है इदारे से रब्ता किया जाए, क्योंकि अभी सारी जो चीज़ें हैं, सारा रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन टोटल डिजिटलाइज हो गया है। तो रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास डेटा है, उसमें आप कुछ भी चीज़ें जो हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। किसी भी पटवारी सिस्टम की या किसी को भी रिश्वत देने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये है पंजाब जहाँ पे हर किसी को जो है वो इंसाफ मिल रहा है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।